जिले के जंगलों में जिस तरह से एक महीने के अंतराल में नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति का एहसास कराया है, उससे बालाघाट पुलिस के न केवल होश फाख्ता हो गए हैं बल्कि चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। नक्सली घटनाओं के बाद पुलिस जिले में अलर्ट तो है, लेकिन एक के बाद एक नक्सली गतिविधियों और पर्चे मिलने से जिले के जंगलों में बढ़ते लाल आतंक को वह रोक नहीं पा रही है। बालाघाट के पास नक्सलियों से निपटने पर्याप्त सुरक्षा बल के साथ ही हालिया दिनों में मिली सुरक्षा बलों की 2 और कंपनी से पुलिस की ताकत तो बढ़ी है, लेकिन वह नक्सली गतिविधियों को रोक नहीं पा रही है और पर्चे एवं घटनाओं के माध्यम से नक्सली लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। जानकारों की माने तो अमूमन पूरे साल जिले के जंगलों में नक्सली गतिविधि चलती रहती है, लेकिन हालिया दिनों में नक्सलियों ने घटनाओं को कारित कर जो अपने मंसूबे जताए हैं, उससे लगता है कि यदि नक्सलियों को नहीं रोका गया तो वह आगामी समय में किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। 4 दिसंबर की अलसुबह जिले में बड़ी तादाद में पहुंचे नक्सलियों ने मछुरदा और देवरबेली चौकी अंतर्गत सड़क निर्माण में लगी मशीन रोड रोलर को जला दिया। इससे पूर्व नक्सली 13 दिसंबर की अलसुबह कान्हा से लगे मालखेड़ी में पुलिस मुखबिर के शक में 2 ग्रामीणों को घर में ले जाकर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से कथित पुलिस मुखबिरों में भी नक्सलियों को लेकर भय व्याप्त है और नक्सलियों की मौजूदगी को लेकर जो खबरें पुलिस सूचना तंत्र को मुखबिरों के माध्यम से मिल रही थी वह अभी नहीं मिल पा रही है, जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लाल आतंक के मंडराते साए से हर कोई भयभीत नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में नक्सलियों से निपटने में पुलिस चिंतनीय नजर आ रही है। बताया जाता है कि 10 करोड़ की लागत से देवरबेली से लेकर मालकुआं के बीच 12 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका ठेका राइसिंग एंड कंपनी द्वारा लेकर निर्माण कार्य किया जा रहा था, जहां सड़क निर्माण के लिए रोड रोलर मशीन चल रही थी। 4 दिसंबर की अलसुबह लगभग 4 बजे 40 की संख्या में महिला नक्सलियों के साथ हथियारबंद नक्सली वहां पहुंचे और उन्होंने कामरेड जीवा उर्फ मिलिंद तेलबुंडे की हत्या का विरोध करते हुए आगामी 10 दिसंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य बंद करने की मांग को लेकर रोड रोलर को आग लगा दी, जिसके बाद नक्सलियों के डर से मजदूर भी कार्यस्थल से वापस लौट गए। सूत्रों की माने तो अलसुबह पहुंचे नक्सली सुबह 8 बजे तक घटना स्थल पर ही मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने लाल कपड़े में कामरेड जीवा उर्फ मिलिंद तेलबुंडे की हत्या का विरोध किया। लाल कपड़े के साथ लिखे संदेश और पर्चे भी नक्सलियों ने छोड़े हैं। एनएमसी जोनल कमेटी के नाम से छोड़े गए लाल कपड़े में लिखे संदेश और पर्चे मिलने और सड़क निर्माण में लगी मशीन में आग लगाने की घटना के बाद बालाघाट पुलिस सक्रिय हो गई है और घटनास्थल की जानकारी लेकर नक्सलियों के खिलाफ सर्चिंग अभियान को तेज कर दिया है। जिले में लगातार नक्सली पर्चे 13 नवंबर को पुलिस मुखबिरी के शक में हत्या और 4 दिसंबर की सुबह सड़क निर्माण में लगी मशीन को जला देने की नक्सलियों द्वारा कारित की गई घटना से एक बार फिर जिले में लाल आतंक की आवाज सुनाई देने लगी है, जो विगत लंबे समय से खामोश थी। गौरतलब हो कि इससे पूर्व भी राइसिंग एंड कंपनी के वाहनों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया था। हालांकि पुलिस का कहना है कि मछुरदा चौकी अंतर्गत कोरका में सड़क निर्माण में लगी रोड रोलर को रात में आए 18 से 20 की संख्या में नक्सली द्वारा आगजनी की घटना कारित की गई है, जिसमें संभावित 5 से 6 महिला नक्सली भी थीं। घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में पुलिस फोर्स को सर्चिंग के लिए रवाना कर दिया गया है और एरिया डोमिनेशन भी किया जा रहा है। मामले में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि मछुरदा चौकी अंतर्गत कोरका में सड़क निर्माण में लगी मशीन रोड रोलर को रात में आए 18 से 20 की संख्या में नक्सलियों ने आग लगा दी, जिसमें संभावित 5 से 6 महिला नक्सली भी थीं। घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग बढ़ा दी गई है और एरिया डोमिनेशन भी किया जा रहा है। आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कल रात में नक्सलियों द्वारा ये हमारा मछुरदा चौकी के अंतर्गत कोरका गांव में एक रोड का काम चल रहा था। उस रोड के काम में लगे हुए रोड रोलर में उन्होंने आग लगा दी और कई वहाँ पर पर्चे और इस तरह की चीज़ें जो स्लोगन लिख कर जाते हैं वो फेंक कर गए हैं। उसमें जो फरियादी उसके द्वारा बताया कि लगभग 18 से 20 की संख्या में नक्सली वहाँ पर आए थे और उनके द्वारा ये आगजनी की घटना कारित की गई है और इसमें आसपास के क्षेत्र में उनकी कहाँ लोकेशन है क्या है उसके आधार पर पुलिस फोर्स भी रवाना है और एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई चल रही है। सर, उन्होंने 10 तारीख को बंद का भी ऐलान किया, कुछ पर्चों में ऐसी जानकारी भी सामने आई। जी हाँ, उन पर्चों में जो जानकारी लिखी हुई है उसमें ये बंद का भी उल्लेख है।
सर महिला नक्सली भी थी, उनका कहना है कि जी हाँ, उन 18 से 20 में लगभग 5 से 6 लगभग संख्या वो बता पा रहे हैं फरियादी कि संभवतः इतनी संख्या में महिला नक्सली भी थी। अब सर फोर्स का एक्शन प्लान क्या है? फोर्स लगातार पिछले 1-1.5 महीने में, क्योंकि इनके द्वारा ये दूसरी तीसरी घटना है जिसमें कि पर्चों के साथ साथ आगजनी की घटना की, इससे पहले एक बड़ी घटना इन्होंने कारित की थी इसमें कि 2 मासूम निर्दोष गांव वालों की इन्होंने हत्या की थी। तो ये नक्सलियों द्वारा जो लगातार इस तरह की अवैधानिक गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं और भय का वातावरण निर्मित किया जा रहा है, तो फोर्स लगातार हमारा एक्टिव है, आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग भी कर रहा है, एरिया डोमिनेशन भी कर रहा है। सभी लोगों से अपील करेंगे कि इनके भय के प्रभाव में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट इनका जहाँ भी मूवमेंट हो उसकी सूचना आप पुलिस को दें, मुझे दें, आसपास अपने थाना प्रभारी, एसडीओपी, जिनको भी देना चाहते हैं, आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और इनमें हम लोग लगातार कार्रवाई करेंगे। 29 नवंबर को जसवंत पटले की कथित घर के पास सैनिक युगल ठाकरे से मारपीट और एक बाहुल्य समाज को अपमानित करने के मामले में घिरे निगम अध्यक्ष एवं विधायक प्रदीप जायसवाल ने मीडिया के सामने पेश होकर अपनी सफाई दी। इस दौरान काफी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद थे। वहीं मारपीट, पवार जाति को अपमानित करने और रंगरलियां मनाने के आरोपों से घिरे विधायक जायसवाल मीडिया के सामने उस वक्त रो पड़े जब वह अपनी सफाई पेश कर रही थी। एक निजी संस्थान में आयोजित प्रेस वार्ता में निगम अध्यक्ष और विधायक प्रदीप जायसवाल ने छवि धूमिल करने लगाए जा रहे आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उस दिन उनके साथ कोई महिला कार्यकर्ता नहीं थी, लेकिन बिना साक्ष्य के उन्हें प्रदेश भर में रंगरलियां मनाते हुए पकड़े गए और लोगों ने पीटा जैसी पीत पत्रकारिता के माध्यम से बदनाम करने का काम किया गया। विधायक जायसवाल ने एक बार फिर दोहराया कि घटना के दिन आए 3 लोग अत्यधिक शराब के नशे में थे, जिन्हें वह पहचानते भी नहीं थे, जिनके नशे में होने से बाइक भी स्टार्ट करते नहीं बन रही थी, तो उनसे मारपीट और जातिगत रूप से अपमानित करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और यदि मारपीट हुई तो घटना के बाद पीड़ित ने तत्काल रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई, जिसमें भी एक ही व्यक्ति सामने आ रहा है, बाकी उसके 2 साथी कहाँ हैं। इन्होंने अपने लोगों को, अपने समर्थकों को बुला लिया, गौरव पारदी ने, विकी पटेल ने, और उसको नाम दे दी पवार समाज की बैठक। और उस बैठक के बाद जो सैनिक था, मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो 3 आदमी आज उनको नहीं पहचानता मैं, बड़े रहस्यमय तरीके से लगे मुझे, मैं उनको नहीं पहचानता और अभी भी आएंगे नहीं पहचान सकता। उसमें से एक जो सैनिक था बताया गया मुझे, और वो पवार समाज से था। उसको लेके थाने गए इन्होंने। थाने में ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि नहीं, ये गुड्डा जायसवाल ने मारपीट किया, गुड्डा जायसवाल ने ये जातिगत गालियाँ बका कि पवार समाज को माँ बहनी गाली बका, पवार समाज को मुटका दूंगा मैं, और गाड़ी में महिलाएं बैठी थी। ये लेके उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया। तो ये इससे जो माहौल ख़राब हुआ, मेरा ये कहना है कि उसमें 3 व्यक्ति थे, तीनों दारू के नशे में थे। रिपोर्ट एक ने क्यों किया? फिर इन्हें बताया कि एक सेना में जिसने रिपोर्ट किया है कोई युगल ठाकरे, जो सेना में रहने वाला व्यक्ति 24 घंटे बाद क्यों थाने आ रहा है? उसको तत्काल 9:30 बजे की घटना 10 बजे थाने पहुंच जाना था अगर मैंने मारपीट किया। और दूसरी बात, जिसको मैं जानता नहीं, तीनों को मैं जातिगत गालियाँ कैसे दूँगा? मेरे को मुझे क्या मालूम, तो नाम पता नहीं, किस समाज का नहीं है, तो मैं जातिगत गालियाँ क्यों दूँगा? तो पहचानते नहीं मैं तो 24 घंटे बाद जाने का आशा यही था कि आप जितने ज़्यादा नशे में थे थाने जा नहीं सकते थे। तो इस तरह की दूसरी बात, 3 व्यक्ति थे, रिपोर्ट एक से क्यों कराई? रिपोर्ट एक नहीं किया, बाकी 2 कहाँ गए? तो इस प्रकार से 3 व्यक्तियों ने मेरे खिलाफ साजिश करके थाने में मेरे खिलाफ रिपोर्ट करा के मेरी छवि को बहुत बुरी तरह खराब करने का प्रयास हुआ। महोदय, तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ही दुख हुआ कि मैं 25 साल की राजनीति में 4 बार विधायक रहा। हमारे तथाकथित कुछ पत्रकारों ने इस बात को छापे पेपर में कि विधायक प्रदीप जायसवाल रंगरलियां मनाते ही पकड़े गए, जनता द्वारा पिटाई की गई। विधायक प्रदीप जायसवाल ने आरोप लगाया कि विवेक पटेल, निरंजन बिसेन और गौरव पारधी ने मेरी छवि को धूमिल करने के लिए समाज के अपने 35 से 40 लोगों के साथ बैठक की और घटना के दूसरे दिन शाम को मेरे खिलाफ मारपीट और जातिगत रूप से अपमानित करने का आरोप लगाकर शिकायत की। जबकि यह सर्वविदित है कि मेरे द्वारा न केवल अनुसुईया बिसेन को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया गया, बल्कि अजय बिसेन को मंडी अध्यक्ष, विक्की पटेल को नगरपालिका अध्यक्ष, मेघा बिसेन को जिला पंचायत, विक्की इड़े को नगरपालिका पार्षद एवं भोजेश पटले को कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है।
यह किस समाज से हैं? उसके बाद मुझ पर पवार समाज को अपमानित करने का आरोप लगाया जा रहा है, मेरा चरित्र हनन किया जा रहा है, यह तो पराकाष्ठा है। ये वाराणसी की फिजा को जो बार बार इस तरह से किया जा रहा है मेरे खिलाफ, उसके बाद ही यही 400 वोट की हार है जो गुड्डा जायसवाल चुनाव में आया और 4 बार को विधायक बना। ये पहली बार नहीं हो रहा मेरे साथ। और मैं तो बोला हूँ, हर चैलेंज करता हूँ, पिछले 25 साल में एक कोई ऑडियो बता दो जिसमें पवार समाज का नाम लेकर मैंने किसी को कुछ बोला हुआ, एक ऑडियो तो, लेकिन नहीं बदनाम किया जाता है। अभी तो वो गुड्डा जायसवाल है जिसने जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आया था, कितने कैंडिडेट थे उस समय, लेकिन मैंने अनुसुईया बिसेन को कमलनाथ जी से बात करके अध्यक्ष बनवाया। अजय बिसेन को 2 बार मंडी अध्यक्ष मैंने बनवाया। विकी पटेल को टिकट कट गई थी, घर बैठे टिकट ला के अपना पैसा पूरी प्रतिष्ठा लगा के नगर पालिका अध्यक्ष पटेल को बनाया मैंने। मेघा बिसेन 2 बार जिला पंचायत सदस्य मैंने बनाया। मेरे साथ विक्की रेड्डी को नगर अध्यक्ष बनाया, पार्षद बनाया। भोजेश पटले को युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, ब्लॉक अध्यक्ष का अध्यक्ष बनाया मैंने। कितने नाम गिना मेरे साथ, पवारों की पूरी फौज है मेरे साथ। लेकिन मैं ये जो कर रहा हूँ तो ये चीज़ सामने नहीं दिखती, जो मैंने कभी नहीं किया। हर बार पवार वो नहीं करता, पवारों को ऐसा करता, पवार विरोधी है। इस तरह का जो दुष्कर्म है सब मैंने झेला, लेकिन ये जो मेरे चरित्र पर हमला किया गया ये पराकाष्ठा हो गई, वाराणसी की राजनीतिक छवि की पराकाष्ठा हो गई है। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार को समर्थन दिया है तो केवल और केवल क्षेत्र के विकास की सोच को लेकर दिया है। आज क्षेत्र विकास में अन्य विधानसभाओं से कहीं आगे है। ओवरब्रिज, नल जल योजना, ऐसा इंडोर स्टेडियम जो पूरे महाकौशल में नहीं है, वह वाराणसी में बना है। जब निर्दलीय विधायक के विकास का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो बदनाम करके विधायक बनने का प्रयास कर रहे हैं, और मेरी छवि कोई ऐसी नहीं है कि इनके कहने पर बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आज वह खुद मुंह दिखाने लायक नहीं है। मैंने अपने अधिवक्ता से चर्चा की है और मैं इनके खिलाफ जो तथाकथित पवार समाज की मीटिंग को लेकर आगे रहे हैं उनके खिलाफ मैं मानहानि का दावा करूंगा। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, पत्रकारिता का क्या स्तर बताइए, क्या तथ्य इनके पास। मेरे पूरे प्रदेश में बदनामी कर दी है। रंग रेलिया क्या होती, रंग रेलिया बताओ, जब हेडिंग दियो तो नीचे बताओ ना, रंग लिया क्या होती, रंग रेलिया। और ये काम पूरी योजनाबद्ध तरीके से गौरव पारदी, विकी पटेल और निरंजन बिसेन, ये 4 दिन से लगातार इस काम में। आज स्थिति क्या चारों जवान हुआ, अब बोलते हैं मीटिंग मैंने नहीं किया, वो बोलता मैंने मीटिंग नहीं किया, वो बोलता मैंने मीटिंग नहीं किया। सर, जिस तरह से आरोप आपके ऊपर लगे हैं, क्या मानते हैं आप सामाजिक तौर से, मतलब क्या छवि धूमिल करने के लिए लगे हैं या फिर राजनीतिक षड्यंत्र है? मेरी छवि इतनी हल्की नहीं है, प्रयास उनका पूरा छवि धूमिल करने का। जिस दिन मेरी छवि धूमिल होगी ना, सिर्फ गुड्डा जायसवाल के कारण छवि धूमिल होगी मेरी। इनकी ताकत नहीं कि मेरी छवि धूमिल कर देगी, लेकिन प्रयास पूरा हुआ है, प्रयास पूरा हुआ है। छवि मेरी खराब नहीं, छवि आज मुझे दिखाने लायक, मुझे दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जिन्होंने आपकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया है, क्या आप उनके खिलाफ में मानहानि का दावा करें? मैंने वकील से बात कर लिया हूँ, जो हमारे जिन लोगों ने ऐसे चैनल में दिखाया है या ऐसे समाचार पत्र में छपाया है, इन सबके खिलाफ, और ये तीनों ने जो मीटिंग शूटिंग किया है, ये तीनों के खिलाफ आज जब मैं बोल रहा हूँ, मानहानि दावा जितना जो कर सकता हूँ जिला में करूँगा। प्रेस वार्ता के दौरान निगम अध्यक्ष एवं विधायक प्रदीप जायसवाल भावनाओं में बहते चले गए और उन्होंने प्रेस के सामने खुली चर्चा में यह तक कह दिया, यदि उन्हें सत्ता का लालच होता तो वह भी मुख्यमंत्री बन सकते थे। जब कांग्रेस सरकार 15 महीने में चली गई तो मैं कम से कम 6 माह सरकार चला सकता था। यह बात उन्होंने उस संदर्भ में कही जब तत्कालीन प्रदेश के आम चुनाव में वह निर्दलीय जीत कर आए थे। 115 हुए, लेकिन गुड्डा जायसवाल की बिना सरकार शिवराज जी नहीं बनती। 115 में सरकार बनती क्या? जब मैंने कमलनाथ जी को समर्थन किया हो, तत्काल 2 मिनट बाद शिवराज जी चौहान जी ने इस्तीफा दे दिए, क्योंकि मालूम था गुड्डा जायसवाल इधर नहीं आता। और क्या करूँ बताइए, मैंने कहाँ क्या गलत कर लिया? आपको कमलनाथ जी खुद साक्षी है। आप मेरे साथ जो 6 निर्दलीय विधायक, समाजवादी पार्टी के 6 विधायक हैं, इनसे कभी फोन करके पूछना कि कमलनाथ जी के शपथ ग्रहण के पहले 6 मेरे साथ बैठे। सबका कहना था जितना अच्छा मौका हमको मिला है, हम साथ 109 बीजेपी के विधायक, कितने हो 116 हो गए, सरकार हम बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनेगा गुड्डा जायसवाल का विधायक, एक सपा का डिप्टी सीएम रहेगा, एक बीएसपी का डिप्टी सीएम रहेगा। ये हनुमान मंदिर के सामने बैठे हैं। मैंने कहा भैया आपको अखिलेश यादव से पूछना पड़ेगा, मायावती से पूछना पड़ेगा, तो क्या सब पूछना नहीं पड़ेगा। ये मायावती कौन है, कौन होती है, और ये अखिलेश यादव कौन होते हैं, निर्णय हमको करना है, हमको अपना क्षेत्र देना। मैंने तत्काल वहाँ से कमलनाथ जी को फोन करके बताया कि साहब 109 विश्वास आ रहा है,
109 विधायक का समर्थन, साथ हम गुड्डा जायसवाल सीएम। गुड्डा जायसवाल लालची होता तो 6 महीने तो बन सकता था, सीएम बन सकता, तो गुड्डा जायसवाल 12 साल बताया। मैंने हंसी भी आई मुझे, मैंने कहा तुम मेरे को चंद्रशेखर देवगड़ा क्यों बनाना चाहते हो यार, मैंने कहा। लेकिन आज मुझे लगता है जब कांग्रेस सरकार हिल गई कि जब ये 1.5 साल में सरकार गिर सकती तो गुड्डा जायसवाल 6 महीने तो चला था। वारासिवनी की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने शादी का झांसा देकर नाबालिग युवती का देह शोषण करने वाले एक आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास व 3,000 रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। आरोपी शहबाज खान तिरोड़ी चौकी क्षेत्र का निवासी है। घटना की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजन अधिकारी शशिकांत पाटिल ने बताया कि 18 मई 2017 को तिरोड़ी थाने में पीड़ित नाबालिग की मां द्वारा आरोपी शहबाज खान के खिलाफ उसकी नाबालिग बेटी से शादी का झांसा देकर देह शोषण करने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस द्वारा धारा 376 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण सहित अन्य धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए वारासिवनी के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शिवलाल केवट की अदालत ने 4 दिसंबर को आरोपी शहबाज को अलग अलग धाराओं में दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3,000 रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। तमाम सारे सूक्ष्म तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रखा और माननीय विद्वान न्यायालय द्वारा बहुत ही सूक्ष्मता से परिशीलन किया गया। तदुपरांत आज निर्णय पारित किया गया। आज दिनांक 4/12/21 को निर्णय पारित कर आरोपी को भारतीय दंड विधान की धारा 376(2) में 10 वर्ष की सजा तथा जो नन्हे बच्चे होते बालिका इस धारा 6 और 5 के तहत उसको 20 वर्ष की सजा का कारावास। बालाघाट न्यायालय के माननीय विशेष न्यायाधीश आनंद प्रिय राहुल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी वारासिवनी थाना अंतर्गत नंगाटोला निवासी 19 वर्षीय युवक नीलेश शेंडे को दोषी पाते हुए धारा 363 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये अर्थदंड एवं 376(2) JN एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट में सश्रम आजीवन कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अभियोजन की ओर से प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी सरिता ठाकुर ने पैरवी की थी। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने बताया कि 21 नवंबर 2017 आरोपी नीलेश शेंडे सुबह 5 बजे अपने साथ नाबालिग को भगाकर ले जा रहा था, जिसे गांव वालों ने पुलिये के पास पकड़ा, जहां से किसी तरह आरोपी तो भाग गया, लेकिन उसके बाद गर्भवती नाबालिग ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी परिजनों को दी। पीड़िता नाबालिग के अनुसार वर्ष 26 अप्रैल 2017 में आरोपी नीलेश जब अपनी बहन की शादी में गांव आया था, उस दौरान उसने पहली बार उसके साथ घर के बाथरूम में उसकी मर्जी के बिना शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही धमकी दी कि इसकी जानकारी किसी को दी तो वह उसे जान से खत्म कर देगा, जिस डर से उसने यह बात किसी को नहीं बताई। जिसके बाद आरोपी युवक लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और उसे प्रलोभन देता रहा कि वह उससे शादी कर लेगा, जिससे प्रलोभित होकर वह बिना किसी को बताए संबंध बनाती रही। जब वह 6 माह की गर्भवती हुई तो उसने इसकी जानकारी मां को दी, जिसके बाद उसने अपनी मां के साथ थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई, जिसमें पुलिस ने पीड़िता नाबालिग की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया था। इस मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था, जिसमें सुनवाई चल रही थी। शनिवार 4 दिसंबर को माननीय न्यायालय ने मामले में फैसला देते हुए संपूर्ण तथ्य, परिस्थिति और अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास और 6,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। आरोपी नीलेश शेंडे पिता लक्ष्मण शेंडे उम्र 19 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 1 नंगाटोला थाना वारासिवनी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये जुर्माना न देने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास एवं 376(2) एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये का अर्थदंड, 5,000 रुपये का जुर्माना न देने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश पारित किया है। इस मामले में पैरवी जो है सहायक प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी जिला श्रीमती सुश्री सरिता ठाकुर ने किया था।